हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एमसीआरई हो गया, पीजीआईएमईआर हो गया, डीएमईआर हो गया और बिहार लैब टेक्नीशियन हो गया। यानी लैब टेक्नीशियन का कोई भी एग्जाम हो, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन, राजस्थान एनएचएम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ में इस क्लास को हम लोग करने वाले हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। देखो मेरे भाई, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसी भी लैब टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर आप ये सोचें कि जब वैकेंसी आ जाएगी हम फॉर्म भर देंगे उसके बाद आप तैयारी करेंगे, तो मेरे भाई आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ बरसाती मेढक की तरह बरसात में बाहर निकल रहे हैं बस। तैयारी उसको कहते हैं मेरे भाई, जब आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करें और उसके बाद में वैकेंसी आती है उसमें आप जो है अप्लाई करें और अपना वहां पर परफॉर्मेंस दें। वैकेंसी आई, 1 महीने का आपके पास समय है एमसीआरई में, अब आप सोच रहे हैं किसी का भी बैच ले लें, किसी का भी जो है ये पढ़ लें वो पढ़ लें और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो तुक्के में चीजें हो सकती हैं, सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेरे भाई मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है अपने आप को 4 से 5 महीने का समय दीजिए, टॉपिक तैयार कीजिए, डिटेल में थ्योरी पढ़िए, उसके बाद में आप कोई भी वैकेंसी आ जाए सरकारी लैब टेक्नीशियन की, सबका सिलेबस सेम रहता है क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई, जो लोग बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। हमारा लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच 2025 है। इसमें आपको जो है वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपको क्लासेस मिलेंगी, डेली आपको क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिलेगा एकदम थ्योरेटिकल, ठीक है। उसके अलावा आपको क्लास नोट पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। जब जैसे ही आपकी क्लास हो जाएगी, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे जो है अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी, जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता रहेगा, ठीक है। इस बैच में आपको चीजें हिंदी और इंग्लिश, उसके अलावा इस बैच की बेहतरीन आपको खास बात ये बताते हैं कि जैसे अभी जो आपका ये आया है एमसीआरई, इसमें आप देखोगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आते हैं। तो इस बैच में आपको इस बात की भी चिंता नहीं करनी है, इसमें नॉन टेक भी आपको मिलेगा और प्लस टेक्निकल भी मिलेगा, ठीक है। ये दोनों आपको इस बैच में मिल जाएंगे। ये बैच सिर्फ और सिर्फ 199 का 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में मिलेगा, 1 साल की फीस होगी ये, ठीक है। इसके अलावा आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, कोई भी टेस्ट सीरीज का चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। बैच आपको मेरे भाई यहां से मिल जाएगा, एजुकेशन मसाला, ये प्ले स्टोर पे जाना, एप्लीकेशन मिल जाएगा, 1 लाख से अधिक स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर चुका है। यहां से रजिस्टर करना, अपना नाम नंबर ये सारी चीजें डालना, उसके बाद में अपना सिलेक्शन करना कैटेगरी का पैरामेडिकल। बाय मिस्टेक अगर किसी से जो है गलती हो जाती है, कोई नहीं कर पाता चेंज, तो यहां से आप कैटेगरी को फिर से चेंज कर सकते हैं। ये बैनर आपको दिखेगा, या फिर यहां पर पेड कोर्स में जाएंगे, तीसरे नंबर का आपको बैच मिल जाएगा, लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच। यहां से आप बाई नाउ पर जाएंगे, बाई नाउ से यहां पर स्कैन क्यूआर से आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहन जिससे भी करवाना है। स्कैन क्यूआर खोलेंगे तो क्यूआर आ जाएगा, आप किसी से पेमेंट करवा दीजिए। खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। मेरे भाई, इस बैच को अगर आप शानदार तरीके से लैब टेक्नीशियन के लिए पढ़ना चाहते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एच बी एच डिजीज जो है इज काज्ड बाई। एच डिजीज जो है वो काज्ड किसके कारण होती है? बाई सिंगल जीन डिलीटेशन, यानी सिंगल जीन के डिलीट होने से, 2 जीन डिलीटेशन, 2 जीन डिलीट होने से, 3 जीन डिलीटेशन या फिर 4 जीन डिलीटेशन, 4 जीन के डिलीट होने से। एच डिजीज क्या है पहले तो ये समझते हैं। देखो, हमने आपको क्या बताया है कि हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के हमने टाइप बताया, आपको फॉर्म बताया है कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, जैसे HbA1, ठीक, HbA2, ठीक है, फिर HbF फीटल, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? HbH यानी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ये कैसा है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है कौन? HbH। और अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो गया है तो इससे जो डिजीज हो रही है इसी को बोल रहे हैं HbH डिसीज, ठीक, HbH डिसीज। और ये जो HbH डिसीज है ये इनहेरिटेड डिजीज है, ठीक है। ये कैसी है? इनहेरिटेड। एक बात हो गई। देखो, चीजों को बहुत ही बेसिक से आप सारी चीजों को समझते हुए चलना एक क्वेश्चन में, ठीक। एचबीएस डिजीज के बारे में इतनी बात समझी, नॉर्मल और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में समझा कि यानी ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या हो सकता है, ठीक। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 क्या होती हैं?
दो बीटा चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 क्या होती हैं, बीटा चेन होती हैं इसमें, ठीक है, समझ गए। आओ देखो, एचबीएस डिजीज में, एचबीएस डिजीज में क्या होता है, जो जीन होता है, ठीक है, जो जीन होता है क्रोमोसोम पर, वो क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। और एचबीएच में क्या होता है, 3 अल्फा जीन क्या होते हैं, 3 अल्फा जीन डिफेक्ट हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं। 3 अल्फा जीन डिफेक्ट हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं एचबीएच डिजीज में। तो क्या होता है, यहां पर यही पूछा गया, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 जीन डिलीटेशन, यानी 3 जीन डिलीट हो जाते हैं। और इस कंडीशन में आप देखोगे जो हीमोग्लोबिन होता है उसके पास क्या होती है, उसके पास में 4 बीटा चेन होती हैं, ठीक ठीक, ऐसे। ये जो हीमोग्लोबिन होता है एचबीएच डिसीज में, जो बीटा चेन होती है वो आपको यहां पर अधिकता मिलेगी, 4 बीटा चेन इसमें मिलेंगी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, चीजें समझ में आई आपको कि नहीं आई। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्या हो जाए, पूछ दिया जाए कि आपसे जो एचबीएल डिजीज है उसमें और भी कुछ होने लगता है, जैसे क्या दिखेगा। अब ये तो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है, अगर आरबीसी के अंदर डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है तो कुछ हो रहा होगा, आरबीसी का जो है प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन हो रहा होगा, और जब डिस्ट्रक्शन हो रहा है यानी क्या हो जाएगा, एनीमिया होगी। तो कौन सी एनीमिया हो सकती है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, एचबीएल डिजीज में, एचबीएल डिजीज में जो हीमोग्लोबिन है, एच हीमोग्लोबिन है, वो क्या होता है, वो भाई सेटल डाउन होने लगता है आरबीसी में, ठीक है, हीमोग्लोबिन सेटल डाउन होने लगता है। और जब हीमोग्लोबिन सेटल डाउन होने लगता है आरबीसी में, तो आरबीसी क्या होती हैं, डैमेज होती हैं, ठीक, क्या होती हैं, आरबीसी डैमेज होती हैं। और जब आरबीसी डैमेज है इसका मतलब क्या है, प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन। और प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन का कारण क्या है, प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से, इसके कारण से, इसकी वजह से कैसी एनीमिया है, कैसी एनीमिया है, ये है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें एचबीएस डिजीज से रिलेटेड पता चल गई। एचबीएस डिजीज से अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई, आप तुरंत जो है कर देंगे, ठीक। इसकी पीडीएफ आपको जो है क्लास के बाद में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और वैकेंसी की जो पीडीएफ है वहां पर आपको मिल जाएंगी, या वैकेंसी के लिए जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मनीष भाई पटेल, ठीक है। आइए क्वेश्चन है दूसरा, विच सेल रिलीज, कौन सी सेल जो है रिलीज करती है क्या, कोगुलेशन फैक्टर 8, ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर 8। देखो कुछ बाहर से लोग हैं अराजक तत्व टाइप के चला रहे हैं, ठीक है। एंड सिंथेसाइज VWF फैक्टर, ठीक है, जो सिंथेसाइज करती हैं VWF फैक्टर, क्या है यहां पर, कौन सी सेल रिलीज करती हैं कोगुलेशन फैक्टर 8 को और सिंथेसाइज करती हैं VWF फैक्टर। सबसे पहले तो आपको मेरे भाई यही पता होना चाहिए VWF का फुल फॉर्म क्या है, क्या है VWF का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। VWF क्या होता है, वॉन विलिब्रैंड फैक्टर, पहली बात, ठीक, वॉन विलिब्रैंड फैक्टर। अब इसमें पूछा गया है कि ये सिंथेसाइज कहां होता है, ठीक है, सिंथेसाइज कहां होता है, सिंथेसाइज इन, लिखना, सिंथेसाइज होता है इंडोथीलियल सेल में, इंडोथीलियल सेल में, एंड मेगा कैरियोसाइट, कहां कहां, इंडोथीलियल सेल में एंड मेगा कैरियोसाइट में क्या होती है, सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस होती है इसकी, ठीक है, पहली चीज। अब सिंथेसिस तो पूछ ही दिया गया है, हो सकता है अगली बार ये पूछा जाए कि ये स्टोर कहां होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये स्टोर कहां होता है, स्टार लगा लीजिए इसके आगे, और ये देखिए मेरे पास जादू की छड़ी और मैंने ये घुमा दी, ठीक, स्टार लग गया। आइए, तो ये स्टोर कहां होता है, ये स्टोर होता है, एक ऑर्गेनिल होते हैं जिनको बोलते हैं वेबल पैलाडे बॉडी, इनमें क्या होता है, ये स्टोर रहता है, और ये है क्या, ये ऑर्गेनिल है,
ठीक, कोशिकांग है इनको बोलते हैं। वेबल पैलाडे बॉडी में ये क्या रहते हैं, वेबल पैलाडे बॉडी में ये स्टोर रहते हैं। बात करते हैं कोगुलेशन फैक्टर 8 की। किसकी बात करोगे, कोगुलेशन फैक्टर 8 की जब बात करोगे तो ये कहां पर स्टोर होते हैं आपको बताना है, मतलब ये स्टोर नहीं, कहां पर इनकी सिंथेसाइज होती है। तो ये बेसिक है, इसको तो आपको पता होगा जब आपने लीवर पढ़ा है, लीवर फंक्शन में पढ़ा होगा, तब इस बात को आपने समझा होगा कि जो कोगुलेशन फैक्टर 8 है इसकी मेरे भाई क्या होती है, इसकी जो सिंथेसिस है वो कहां होती है, मेनली लीवर में होती है। ठीक, लीवर में होती है मेनली, किडनी में भी होती है, स्प्लीन में भी होती है, और जब मेनली की बात करेंगे तो मेनली कहां होगी, मेनली मेरे भाई लीवर में होगी। ठीक है, मेनली कहां होगी, लीवर में होगी। और लीवर में भी सेल की बात की जाए तो साइनोसॉइडल इंडोथीलियल सेल। ठीक, जो कोगुलेशन फैक्टर 8 है उसकी जो है सिंथेसिस मेनली लीवर में होती है, किडनी भी और स्प्लीन भी करती हैं। लीवर में बोला जाए तो साइनोसॉइडल इंडोथीलियल में होती है। इसका सी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो मेरे भाई चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपको यहां पर लेकर आया हूं। ठीक है, यहां से देखो मेन मकसद ये है आपका कि जो भी थ्योरी है वो आपकी हो जाए और साथ में जो बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके होते चले। ठीक है, कोई भी है जो आपका किसी का पेपर हो वो भी पढ़े, जिसका पेपर नहीं है, अभी सेकेंड ईयर में है या फिर अभी आगे तैयारी करना चाहता है, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन है, जिलेटिन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ विच प्रोटीन। जिलेटिन जो होता है वो किस प्रोटीन का मॉडिफाइड फॉर्म है आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए है ग्लोबुलिन, बी है एल्बुमिन, सी है कोलेजन, डी है नन ऑप्शन। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है जो जिलेटिन होता है वो किस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन है। ठीक, आपको बताना है। तो मेरे भाई देखिए ये जो जिलेटिन होता है ये इसका फॉर्मेशन होता है किससे, कोलेजन से। ठीक, कोलेजन से इसका फॉर्मेशन होता है। और ऐसे नहीं होता है, इस कोलेजन से फॉर्मेशन होता है जब जब इसको हीट किया जाता है, ऑन हीटिंग, हीट करने पर, एंड ट्रीट करते हैं किसके साथ में, ट्रीट विद एल्कलाई या फिर एसिड। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा, कोलेजन। ठीक है, उसके अलावा एक और बात इसमें याद रखना कि जो कोलेजन होता है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है जो पाया जाता है एनिमल में, फाउंड इन एनिमल। अगर पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है तो आप बताएंगे कोलेजन। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन एनिमल। ठीक, उसके ऊपर देखिएगा क्या लिखी हुई है, एल्बुमिन लिखा हुआ है। एल्बुमिन आप जानते हैं, एल्बुमिन भी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो फाउंड यानी पाई जाती है किसमें, आपकी ब्लड में। ठीक है, ब्लड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, वो होती है आपकी एल्बुमिन। ठीक है, आप लोगों के साथ में हिंदी भी मैं बहुत सीख रहा हूं धीरे धीरे अच्छी। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन ब्लड कौन सी आपको बताई, एल्बुमिन बताई। अब ये एल्बुमिन की सिंथेसिस कौन करता है आपको बताना है। इसकी जो सिंथेसिस है ये कहां होती है, सिंथेसिस इन लीवर। ठीक है, लीवर में सिंथेसिस होती है इसकी। ठीक, किसकी, एल्बुमिन की। ठीक है, तो यहां से इतनी बातें आप समझ गए, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जिलेटिन जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म किसका है, कोलेजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है जिलेटिन जो है, जिलेटिन इज अ सपोर्टिंग मीडियम फॉर विच टाइप ऑफ सेक्शन। किस टाइप के सेक्शन के लिए जिलेटिन जो है सपोर्टिंग मीडियम है। ये आपका मेरे भाई हिस्टो से पूछा गया क्वेश्चन है। और हिस्टो आपके लिए ऐसे स्टार बना लीजिए, जादू की छड़ी घुमाइए और ये देखो स्टार लग गए। यानी हिस्टो से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको 100 में 100% सही कर पाएंगे, क्योंकि छोटी सी लैब
इंपॉर्टेंट टॉपिक वही आपसे पूछे जाना, उससे अलावा कुछ उसमें आता नहीं है। अगर आप कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन डिटेल थ्योरी के साथ में, फ्री आप कॉस्ट यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिए हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल, आपको लेक्चर मिल जाएगा 1 घंटे का, शानदार क्लास है, आप उसको जरूर कीजिएगा। अभी आपके राजस्थान एनएचएम में 5 क्वेश्चन पूछे गए, किससे? हिस्टोपैथोलॉजी से, पांचों के पांचों मेरे भाई उसी क्लास से। साइटोलॉजी की थ्योरी करा रखी 1 घंटे 20 मिनट में, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे गए, साइटोलॉजी के 3 क्वेश्चन पहली वाली स्लाइड के पेज से जाकर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। जिलेटिन सपोर्टिंग मीडियम होता है फॉर विच टाइप ऑफ सेक्शन? देखो सेक्शन दिए गए हैं यहां पर, पैराफिन सेक्शन, फ्रोजन सेक्शन, सेलोडियन सेक्शन, ठीक। अब ये जो सेक्शन के आगे नाम लिखा हुआ है, ठीक, क्या नाम लिखा हुआ है? सेक्शन के आगे लिखा है पैराफिन, सेक्शन के आगे लिखा हुआ है फ्रोजन सेक्शन, और फिर सेक्शन के आगे लिखा हुआ है सेलोडिन, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं, जो आपके ब्लॉक बनते हैं, अगर पैराफिन में ब्लॉक को बनाया गया है, पैराफिन में टिश्यू को रखा गया है, ठीक है, उसके बाद में आपका ब्लॉक तैयार किया गया है, तो जो सेक्शन बन के आएगा वो पैराफिन सेक्शन है, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन में आप जानते हैं, फ्रोजन सेक्शन में जिलेटिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेलोइडिन जो सेक्शन होता है, सेलोइडिन जो सेक्शन होता है, उसकी बात करोगे तो जैसे लार्ज टिश्यू हो गया कोई, ठीक, या डेलिकेट टिश्यू है, ठीक, उसमें क्या होता है? सेलोइडिन का प्रयोग करते हैं। अब जो पैराफिन सेक्शन है, ठीक है, पैराफिन जो सेक्शन है जहां पर पैराफिन का प्रयोग करते हैं, वहां पर जिलेटिन भी यूज किया जा सकता है, ठीक। तो पैराफिन सेक्शन में किसका यूज करते हैं? पैराफिन का करते हैं, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन में आप जानते हैं जिलेटिन का प्रयोग करते हैं, और जो सेलोडियन सेक्शन है ये किसके लिए करते हैं? ये करते हैं जैसे लार्ज टिश्यू के लिए, ठीक, या फिर डेलिकेट टिश्यू है, ठीक है। या फिर क्या है, अगर कोई टिश्यू की सेक्शनिंग नहीं हो पा रही है तो उसके लिए भी ये सेलोइडिन सेक्शन का प्रयोग करते हैं, सेलोइडिंग मीडियम का यूज करते हैं। अब देखो जो पैराफिन सेक्शन है मेरे भाई, जो पैराफिन सेक्शन है उसमें कभी कभी आप जो है देखोगे कि जिलेटिन का भी प्रयोग कर लेते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन पर जाओगे तो आपको डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। अगर मोस्ट करेक्ट पूछा जाएगा तो फ्रोजन सेक्शन आप बताएंगे कि मोस्टली जो है फ्रोजन सेक्शन में आपका जिलेटिन ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इनक्लोज्ड विस्किड लेयर अराउंड द बैक्टीरियल सेल वॉल इज नोन एज। जो बैक्टीरियल सेल वॉल के चारों ओर विस्किड लेयर यानी चिपचिपी चिपचिपी जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है फ्लैजेला, सी है कैप्सूल, डी है प्लाज्मा लेयर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, ऐसे टिक कर दिया कि डी सही हो गया। यही गलती हो जाती है, ठीक। सुनना, देखो क्या है, समझ लो बस एक बार, उसके बाद में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। ये आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल हो गई, ठीक है। उसके अंदर उससे पतली जो आपको दिख रही है ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और आप देखोगे सबसे बाहर की ओर मोटी सी परत आपको दिखेगी, वो होगा इसका बैक्टीरिया का कैप्सूल। क्या होगा? कैप्सूल होगा। तो यहीं से इसकी लेबलिंग कर देते हैं। जो ये सबसे आउटर है ये क्या है? ये मेरे भाई कैप्सूल है। उसके बाद में देखो ये उसके अंदर क्या होता है? कैप्सूल के बाद में होती है सेल वॉल। क्या होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। और सेल वॉल के अंदर आप देखोगे जो ग्रीन कलर की है वो क्या है? इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आप मेरे भाई इस चीज को ऐसे ही याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आउटर और इनर से भी, ठीक। क्या पूछा गया? आउटर और इनर से भी पूछा गया। तो कैप्सूल जो होता है वो सबसे बाहर होता है और यही चिपचिपा पदार्थ होता है जो किसी भी चीज से अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आउटर लेयर होती है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सेल वॉल के बाहर, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर कौन सी लेयर होती है? आप क्या कहेंगे? कैप्सूल। सेल वॉल के नीचे कौन सी लेयर होती है? आप बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर कह दिया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसको अगर बोला जाए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। एक क्वेश्चन ये भी आया था साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब आप कहोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा था, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आपने कैसे लिख दिया? भाई मेरे, ये बैक्टीरिया की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये जो भी मेम्ब्रेन हो इसके अंदर क्या है ये बताओ मेरे भाई। इसके अंदर आप यही तो बोलोगे कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है। किसका? बैक्टीरिया का। और जो जीव द्रव्य को घेरे हुए झिल्ली है उसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी तो बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? ठीक।
तो ये बात हो गई। उसके अलावा फ्लैजेला आप जानते हैं किसके लिए होता है, फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। ठीक, तो यहां से इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइएगा, लिखा है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स आर द बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट इन। जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट यानी पता लगाए जा सकते हैं या फिर दिखते हैं अच्छी तरीके से किसमें, इन द टिंडेल्स मीडियम, हॉयल्स मीडियम, लोफर्स सीरम स्लोप या फिर पोटेशियम टेलुरेट अगार। ठीक, यहां पर मीडियम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किनमें से मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो है बेस्ट तरीके के दिखेंगे। ठीक, सबसे अच्छे किसमें दिखेंगे आपको बताना है। तो देखो मेरे भाई, मेटाक्रोमेटिक जो ग्रेन्यूल्स हैं ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरियाई का। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरियाई। ठीक, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरियाई का ये कैरेक्टर फीचर है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। ये जो है आपके बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट होंगे, जो यहां पर मीडियम दिया गया है ये है लोफर्स सीरम स्लोप। कौन सा, लोफर्स सीरम स्लोप। ये क्या होता है, इसमें जो है इनहेंस हो जाती है, ये जो लोफर सीरम स्लोप है इसमें इनहेंस हो जाती है ग्रोथ किसकी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरियाई की। इनहेंस द ग्रोथ ऑफ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरियाई, ग्रोथ ऑफ सीडी। ठीक, ये बात हो गई। अब पूछा जाए कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स के लिए स्टेन कौन सी करेंगे, तो इसके लिए जो स्टेन करते हैं वो स्टेन मेरे भाई की जाती है अल्बर्ट स्टेन। कौन सी, अल्बर्ट स्टेन करते हैं या फिर नेसर्स स्टेन भी करते हैं इसके लिए। ठीक, तो यहां से तीन चीजें आप समझ गए। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टीरियाई का है, इसके लिए अल्बर्ट स्टेन करते हैं। लोफर सीरम स्लोप में जो है क्या है, इसकी ग्रोथ इनहेंस हो जाती है, इसके लिए बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए लोफर सीरम स्लोप का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिक टेस्ट। जो सिक टेस्ट होता है, ठीक, सिक टेस्ट इन डिप्टीरियाई मीजर, क्या मीजर करता है सिक टेस्ट। चार ऑप्शन दिए गए हैं, द लेवल ऑफ एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन का लेवल चेक करता है। द लेवल ऑफ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी का जो है लेवल चेक करता है। डिग्री ऑफ एनाफाइलेसिस, ठीक, ये भी बताता है, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक, सबसे पहले तो मेरे भाई आपको यह बात पता होनी चाहिए, जो सिक टेस्ट है वो डिप्टीरिया के लिए करते हैं, क्वेश्चन में ही दिया है। अगर आपको ये बात नहीं पता थी आज तक तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि सिक टेस्ट जो है डिप्टीरिया के लिए करते हैं। अब ये मीजर क्या करता है ये बताने से पहले आपको सिक टेस्ट के बारे में बताते हैं। लिखिएगा, सिक टेस्ट क्या होता है। सिक टेस्ट में, सिक टेस्ट में मेरे भाई इंजेक्ट इंट्रा डर्मली, क्या इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली इसमें मेरे भाई, इसमें जो है इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिप्टीरिया टॉक्सिन। क्या बोला कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डिप्टीरिया टॉक्सिन्स जो हैं इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली। जैसे आपने ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पढ़ा है वैसे ही ये भी होता है। सिक टेस्ट क्या होता है, इसमें स्मॉल अमाउंट में डिप्टीरिया टॉक्सिन्स को इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद में इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। अगर किसी की बॉडी के अंदर डिप्टीरिया के प्रति एंटी टॉक्सिन्स हैं,
ठीक है, डिप्टीरिया के प्रति एंटी टॉक्सिन्स है, तो उसकी क्या करेगी बॉडी, उसकी जो है इन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देगी, निगेटिव रिएक्शन आएगा, और इसके मतलब उसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटी टॉक्सिन है। अगर किसी की बॉडी में क्या है, अगर किसी की बॉडी में एंटी टॉक्सिन नहीं है, तो ये जो स्मॉल अमाउंट है टॉक्सिन्स का, ये क्या करेगा, जहां पर ये इंजेक्ट किया है वहां पर लोकल टिश्यू डैमेज करा देगा, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी, जिसकी बॉडी में ये रिएक्शन हुई है, उसकी बॉडी डिप्टीरिया के प्रति क्या है, रेजिस्टेंस नहीं है, डिप्टीरिया के प्रति उसके अंदर एंटी टॉक्सिन्स नहीं है, तो मेरे भाई उसको वैक्सीनेशन की नीड है। ये जो है इसका टेस्ट है। ठीक, आइए, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिप्टीरिया टॉक्सिन्स इंजेक्ट करते हैं। दो केस मैंने बताए, क्या क्या मैंने बोला, इफ, यहीं पर लिख लेंगे, यदि, इफ इनफ अमाउंट ऑफ डिप्टीरिया एंटीटॉक्सिन, अगर इनफ अमाउंट ऑफ डिप्टीरिया एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे एंटी, किसको, टॉक्सिन्स को। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे टॉक्सिन्स को। ठीक, और कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं दिखेगा, यानी निगेटिव टेस्ट आ गया। ठीक है, निगेटिव टेस्ट आ गया, इसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी के अंदर ठीक ठाक मात्रा में क्या है, एंटीटॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं, किसके प्रति, डिप्टीरिया के प्रति। अब देखो दूसरी कंडीशन में बताया कि अगर इफ एंटीटॉक्सिन्स नॉट प्रेजेंट, ठीक, या इनफ अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, तो क्या होगा, तो मेरे भाई होगा कि जहां पर ये इंजेक्ट किया गया है वहां पर क्या है, लोकल टिश्यू डैमेज होगा, लोकल टिश्यू डैमेज होगा, और लोकल टिश्यू जब डैमेज होगा यानी वहां पर रेडनेस आ जाएगी और स्वेलिंग भी आ सकती है, और इसका मतलब क्या है, रेडनेस और स्वेलिंग आ गई, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सिक टेस्ट आ गया, और जब ये पॉजिटिव सिक टेस्ट आ गया इसके मतलब क्या है, उसके अंदर एंटीटॉक्सिन्स मेरे भाई क्या हैं, एंटीटॉक्सिन्स नहीं है, इसका मतलब है उसको आवश्यकता है, नीड है किसकी, नीड फॉर वैक्सीनेशन। ठीक है, उसको किसकी नीड है, वैक्सीनेशन की नीड है, बोलो मेरे भाई। ठीक, नीड फॉर वैक्सीनेशन। तो ये जो पूरा आपने टेस्ट पढ़ा, इसके पीछे का कारण समझने का यही था कि क्या लिखा है, द लेवल ऑफ एंटीटॉक्सिन्स। यहां पर हम सिर्फ किसकी बात देखो कर रहे हैं, एंटीटॉक्सिन्स, इफ द एंटीटॉक्सिन नॉट प्रेजेंट, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग क्या चेक करते हैं, लेवल ऑफ एंटीटॉक्सिन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, लेवल ऑफ डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी। डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है, जैसे कि डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी ये है कि कुछ घंटे के बाद, कुछ आपके जो है 24 घंटे 72 घंटे के बाद में उसके प्रति जो है बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाए, इसको बोलते हैं हाइपरसेंसिटिविटी, उसके प्रति हाइपरसेंसिटिविटी हो गई। ऐसा भी आपको इसमें कहीं कुछ हद तक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका कोई भी ज्यादा रोल नहीं। उसके बाद में सी ऑप्शन लिखा है, डिग्री ऑफ एनाफाइलेसिस। तो डिग्री ऑफ एनाफाइलेसिस क्या होता है, डिग्री ऑफ एनाफाइलेसिस का मतलब होता है सीवियर, सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग, इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन। तो ये भी तो मेरे भाई ये नहीं बताता है। ठीक, ये दो तो मान सकते हैं, लेकिन इसमें भी मेरे भाई ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी तो होगा नहीं, ए ऑप्शन इसका मेरे भाई राइट हो जाएगा, द लेवल ऑफ एंटीटॉक्सिन्स। यहां पर आप जानते हैं कि डिलेड जो है रिस्पॉन्स आता है इसमें, तो ये नहीं हो सकता, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, विच मेथड इज, कौन सा मेथड मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, किसके लिए, किसके लिए कर रहे हैं, यूरिक एसिड एस्टिमेशन के लिए। देखो मेरे भाई, इसको मैंने गोले में बंद किया है, मार्क किया हुआ है। कभी कभी गलती क्या हो जाती है, जब ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो एक गलती ये हो जाती है कि ये यूरिक एसिड पूछा है कि ये यूरिया एस्टिमेशन पूछा है, और यहां पर आप मार्क खा जाते हैं। तो इस पर है, हम जादू की छड़ी चलाएंगे और यहां से स्टार लगाएंगे, ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए, जैसे ही यूरिया या यूरिक एसिड एस्टिमेशन आपको आए तो पहले ध्यान से अपनी इन आंखों से आप देखेंगे कि यूरिक पूछा गया है कि यूरिया पूछा गया है। जब आप अपनी इन आंखों से देख लेंगे, फिर क्वेश्चन की ओर आइए। लिखा है बर्थेलॉट मेथड, कॉर्वे मेथड, डाई एसिटिल
मोनाक्सामाइन मेथड, फिर उसके बाद में सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, ये लिखा हुआ है। इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा यूरिक एसिड एस्टिमेशन के लिए किया जाता है। पहला डी ऑप्शन जब देखोगे, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट जो है ये एस्टिमेशन मेरे भाई किया जाता है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन इन यूरिन, ठीक, यूरिन में प्रोटीन के लिए करते हैं, ठीक, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक। फिर लिखा है डाई एसिटिल मोनाक्सामाइन मेथड, ये मेरे भाई किसके लिए करते हैं, ये करते हैं यूरिया के लिए, किसके लिए, यूरिया के लिए करते हैं। फिर लिखा है बर्थेलॉट मेथड, ये भी किसके लिए किया जाता है, ये भी यूरिया के लिए करते हैं। बी ऑप्शन बचता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्वे मेथड, कार्वे मेथड का जो है वो प्रयोग होता है, इसका जो है इसके लिए यूरिक एसिड एस्टिमेशन के लिए, ठीक, यूरिक एसिड एस्टिमेशन के लिए कार्वे मेथड प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इन द एल्कलाइन पिक्रेट मेथड, इन द एल्कलाइन पिक्रेट मेथड क्रिटिनिन रिएक्ट विद द एल्कलाइन पिक्रेट फ्रॉम विच कलर कॉम्प्लेक्स। देखिए भैया थोड़ा सा टाइपर हमारा जल्दी में रहता है तो कुछ गलती कर देता है, पिक्रेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो एल्कलाइन पिक्रेट मेथड क्रिटिनिन रिएक्ट, ठीक, तो किस कलर का कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा, अभी आप क्वेश्चन जो भी देख रहे होंगे बायोकेमिस्ट्री में, कलर से जरूर क्वेश्चन आता है, जो भी रिएक्शन होती है कलर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो यहां पर साफ साफ बता दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपसे कलर पूछा गया है। तो जो क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन जो होता है वो क्या करता है, क्रिएटिनिन रिएक्ट करता है एल्कलाइन पिक्रेट के साथ में, और ये रिएक्ट करता है, इसके बाद में जो कलर कॉम्प्लेक्स बनता है वो कलर कॉम्प्लेक्स बनता है ऑरेंज रेड कलर का। कैसा, ऑरेंज रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद में मेरे भाई इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से आप क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से जो है मेजर कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पर ऑरेंज रेड या फिर रेडिश ऑरेंज लिखा हो तब भी चल जाएगा, इसका डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन आता है कि मोर रिलायबल जो है किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट कौन होता है, ठीक, कई सारे इसमें जो है पैनल में कई सारे टेस्ट आते हैं, इसमें आपको यह बताना रहता है कि मोर रिलायबल टेस्ट कौन सा है। तो वो मेरे भाई आप बताएंगे कि जो क्रिटिनिन होता है, ये क्रिटिनिन जो होता है मोर रीनल फंक्शन टेस्ट, यही छोटी छोटी बातें जो है मेरे भाई इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक, यही छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्हीं को आपको जो है याद रखना है, समझना है। आप जो भी क्वेश्चन देखोगे, कोई सा भी यार एग्जाम हो, आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, आप 70 में 75 में से आप ये क्वेश्चन पाओगे ही नहीं। देखो 2024 का जो एमसीआरई था वो एकदम अलग था, सब जानते हैं, आउट ऑफ सिलेबस था, उसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी एकदम भर के रख दिया था, ठीक, वो अलग चीज है, उसकी बात नहीं करेंगे। अदर तुम सारे मतलब 2023 का पेपर देखोगे उसको उठा लो, और जितने भी आप पेपर देखोगे आप 70 में से 50 क्वेश्चन बेसिक ही आपको मिलेंगे, जो आप लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, उनको छोड़ देते हैं या फिर उनको पढ़ते ही नहीं, सोचते हैं कि इतने ऐसे क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे, और मेरे भाई यही 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप उन 50 क्वेश्चन की जो है आपको आते रहेंगे, उन 50 क्वेश्चन आप डेली उनको ऐसे गुजारते रहेंगे, बेसिक से भी क्वेश्चन, तो आप तैयार होते रहेंगे। तो मेरे भाई ये काम कभी नहीं करना है, आपको बेसिक भी पढ़ना है, आपको मॉडरेट भी पढ़ना है, और जब आपको लगे कि ये चीजें तैयार हो गई तो थोड़ा आप एक लेवल ऊपर भी जा सकते हैं, ये तरीका होता है। और आप लोग क्या है, आप लोग फोकस करते हैं क्वेश्चन कर ले 100। अब ये बताओ, जब इसकी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, थ्योरी नहीं आती, ये क्वेश्चन करके आप क्या करेंगे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 फार्मूले हैं, ठीक, 3 स्टेप हैं, अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तभी आपका सिलेक्शन पक्का है। पहला है आपको डिटेल टॉपिक वाइज आपको थ्योरी करनी है, जब आपकी डिटेल टॉपिक वाइज थ्योरी हो जाए तो उन पर बेस आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू लगाने हैं। जब एमसीक्यू भी टॉपिक वाइज लग जाए, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाए, लास्ट में आप जो है मॉक दें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है, मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब आप खुद को एनालिसिस कर पाएंगे कि हम कहां पर फंस रहे हैं, कहां पर हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। और आप क्या करते हैं, जब आपका एग्जाम का 1 महीने का समय बचता है तो उस टाइम पर आप जो है तैयारी करने की सोचते हैं कि अब हम किसी का बैच ले लें, किसी का ये पढ़ लें, किसी का वो पढ़ लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए।
तो मत कीजिए ऐसा, वैकेंसी भर भर के आएंगी, मैंने आपको फिर बताया है। अभी आप जाग जाइए और तैयारी में लग जाइए, ठीक। एमसीआरई ये दीजिए, तैयारी कीजिए बेहतरीन, 1 महीना लग के कीजिए। लेकिन अगर बाई मिस्टेक किसी का नहीं हो पाता है, ठीक है, बाई मिस्टेक अगर किसी का नहीं हो पाता है, तो आप इस अपनी गलती को सुधारिए, आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, 3 से 4 महीने लगातार कंटिन्यू रखिए, ठीक है। बहुत सारे पेपर आएंगे और बहुत सारे एग्जाम होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है जेंकर्स सॉल्यूशन इज रिकमेंडेड फॉर द टिश्यू पीस स्टेन बाय। ये भी आपका हिस्टो से पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है जो जेंकर्स सॉल्यूशन होता है वो रिकमेंड किया जाता है फॉर द टिश्यू पीस स्टेन बाय, ठीक। देखो जेंकर सॉल्यूशन क्या है, जेंकर सॉल्यूशन एक फिक्सेटिव है, क्या है, एक फिक्सेटिव है, ठीक है। और लिखा गया है रिकमेंडेड फॉर द टिश्यू पीसेस स्टेन बाय, यहां पर स्टेनिंग दी गई है सिंपल सिल्वर इम्प्रिग्नेशन और ट्राइकोम टेक्निक्स, ये दो स्टेनिंग यहां पर दी गई हैं। सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी दिया गया है। पूछा गया है सिल्वर इम्प्रिग्नेशन में जिंकर सोल्यूशन यूज करते हैं या फिर ट्राइकोम टेक्निक्स में जो है जिंकर सोल्यूशन का प्रयोग करते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो स्टेनिंग दी गई है ये स्पेशल स्टेन है, ठीक। कैसी स्टेन है, स्पेशल स्टेन है, दोनों की दोनों, ठीक, दोनों की दोनों स्पेशल स्टेन है। पहले तो मेरे भाई आओ किसकी बात करते हैं हम लोग, सिल्वर इम्प्रिग्नेशन की बात करते हैं। इसमें जो है अगर जिंकर सोल्यूशन का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें जब जिंकर सोल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जिंकर सोल्यूशन क्या करता है, ये जिंकर सोल्यूशन फिक्स कर देता है, ठीक, फिक्स करता है किसको, रेटिकुलिन फाइबर, या फिर नर्व फाइबर, ठीक। नर्व फाइबर के लिए बेस्ट फिक्सेटिव है, ठीक। या फिर प्रोवाइड करता है मेरे भाई एक्सीलेंट प्रिजर्वेशन, किसका, रेटिकुलिन फाइबर का और नर्व फाइबर का। अगर जब ये स्पेशल स्टेनिंग ट्राइकोम टेक्निक्स, इसमें जैसे एक आती है मेसेंस ट्राइक्रोम, ठीक, तो अगर उसमें जिंकर सोल्यूशन आपका रिकमेंड किया जा रहा है, वो क्यों करते हैं, मेसेंस ट्राइक्रोम में या फिर ट्राइकोम टेक्निक्स में जो जिंकर सोल्यूशन रिकमेंड करते हैं, ये जिंकर सोल्यूशन मेरे भाई रिकमेंड करते हैं इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, ये इनहेंस करता है, क्या कर देता है, इनहेंस द स्टेनिंग, इनहेंस कर देता है स्टेनिंग को। अब इससे क्या होता है, कहेंगे इनहेंस द स्टेनिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा है कि अगर आपके पास एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन है, आपके पास जो है आईफोन है, फिर उसके बाद में आपके पास डीएसएलआर है कैमरा, और उसके बाद एक और अपडेट वर्जन आता है जिसको बोलते हैं मिररलेस कैमरा। तो इन सभी में आप देखोगे कि पिक्चर क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी, कैमरा से अच्छी आईफोन में, आईफोन से अच्छी डीएसएलआर में, डीएसएलआर से अच्छी आपकी मिररलेस कैमरे में, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप जो है माइक्रोस्कोपी से इस स्टेनिंग में जेंकर सोल्यूशन जिसमें प्रयोग करते हैं, उसमें जो है आपको टिश्यू बेहतरीन दिखेगा, उसकी जो है स्टेनिंग इनहेंस हो जाएगी, ठीक। तो यहां से बोथ ए एंड बी, क्या है, बोथ ए एंड बी में जिंकर सोल्यूशन रिकमेंड किया जाता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेल प्रेजेंट इन द एसएसटी, कौन सा जेल प्रेजेंट होता है इन द एसएसटी, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब जो होती है उनमें कौन सा जेल प्रेजेंट होता है, यह पूछा गया है। पॉलीएक्रिलामाइड या फिर सिलिका जेल या फिर स्टार्च, डी है नन ऑफ द एबव। अब देखो जो सीरम सेपरेटिंग ट्यूब होती है वो किस कलर की होती है, आपको मिलेगी येलो कलर की, ठीक। किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है। अब ये जो सीरम सेपरेटिंग ट्यूब होती है ये क्या करती है, ठीक, सब के बारे में बात करेंगे कि सीरम सेपरेटिंग जो ट्यूब होती है ये करती क्या है, ठीक। एसएसटी वायल मेरे भाई जो होती है वो क्या करती है, एक्ट एज फिजिकल बैरियर, पहली चीज बैरियर का काम करती है, ठीक है। बैरियर का काम कैसे कर रही है, ब्लड में आप जानते हैं दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है, ब्लड के उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। इन दोनों के बीच में बैरियर का काम करता है ये जेल। कैसे करता है आइए देखिए, जैसे ये आपकी वायल है, ठीक, ये आपकी वायल हो गई, ठीक है, येलो कलर की डिब्बी बना दें, अरे अब कहोगे ग्रीन हिपैरिन बना दी, चलो कोई नहीं, समझ लेना, ठीक। ये आपका फॉर्म्ड एलिमेंट हो गए जो भी, ठीक। ऊपर आपका क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया,
ये क्या है, ये आपका प्लाज्मा हो गया, ठीक है, लिख दो, ये है प्लाज्मा सेलुलर कंपोनेंट, और जो आपको बीच में दिख रहा है वही क्या है, फिजिकल बैरियर है, ये क्या होता है, जेल होता है, ठीक। अब ये प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट के बीच में कोई भी एक्सचेंज होने नहीं देता है, कौन, ये आपका जेल, ठीक है। अब मेरे भाई जेल कैसा होना चाहिए, जो एसएसटी वाइल में जेल होता है ये कैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए इसकी, पहली बात तो ये बात करेंगे, जो जेल है वो मेरे भाई होना चाहिए, ये इनर्ट हो एक तो, ठीक, कैसा हो, इनर्ट हो, ठीक, जो रिएक्ट ना करे, ठीक है। दूसरी चीज मस्ट बी स्टेबल होना चाहिए, ठीक, कैसा हो, मस्ट बी स्टेबल हो, ठीक है, स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि बदल जा रहा हो, इनर्ट होना चाहिए और मस्ट बी स्टेबल हो। इसके पास में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक, क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है एक, जो इस जेल के पास होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक किसी ने नहीं समझाई होगी ना, आपने अभी तक पढ़ा भी होगा, हो सकता है जो अच्छे लोग हों इस चीज को समझते हों। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस वायल के अंदर जेल है, ठीक है, इस वायल के अंदर जेल है, जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और अगर ये जेल है तो ये क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूज में बीच में आ गया, ठीक, सेंट्रीफ्यूज के टाइम में आ गया, तो ये अच्छे से सेपरेशन का भी सेपरेट नहीं होने देगा, ठीक है, अच्छे से सेपरेट नहीं होने देगा तो ये बाधा पैदा करेगा, क्यों नहीं, अब बाधा पैदा करेगा तो ये दिक्कत आ जाएगी ना, सैंपल जब अच्छे से क्या हो पाएगा, सेंट्रीफ्यूज नहीं हो पाएगा, तो ना अच्छे से प्लाज्मा सीरम नहीं निकल पाएगा, और ना ही सेलुलर कंपोनेंट अलग हो पाएंगे। तो यही चीज है, इसको बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक। थिक्सोट्रॉपिक का मतलब यह होता है कि जो जेल होनी चाहिए, जिस प्रॉपर्टी है जो जेल की, वो थिक्सोट्रॉपिक होनी चाहिए, मतलब जब क्या है, जब इस जेल पर प्रेशर लगाया जाए, स्टेयर्स दिया जाए जेंटल, तो ये क्या हो, ये लिक्विड में बदल जाए, और जैसे ही जो है स्टेयर को हटाया जाए, जैसे ही जो है फोर्स को हटाया जाए, ये फिर जल में बदल जाए, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। जैसे ही जेल पर फोर्स लगाया जाए, ठीक, तो ये क्या हो, ये लिक्विड फॉर्म में चला जाए, ठीक है, और जैसे ही फोर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक, और जैसे ही फोर्स को हटाएं, या फोर्स को हटाएं, ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाए, ये फिर से जेल फॉर्म में आ जाए, इसी को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो जेल है या तो सिलिका बेस्ड होता है, कैसा, सिलिका बेस्ड होता है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक, सिलिका बेस्ड होता है। एक लिखा हुआ है पॉलीएक्राइलामाइड, इसकी अगर बात करोगे, पॉलीएक्राइलामाइड ये जो जेल यूज होता है, ये मेरे भाई आपने देखा होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें इसका प्रयोग करते हैं। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, पिछली बार इससे भी क्वेश्चन आया था एमसीआरई में, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या तो आपका सिलिका बेस्ड जो है आपका जेल होना चाहिए, या फिर जो है पॉलिस्टर बेस का भी होता है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ मेरे भाई, द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन आया हुआ है, जो इम्यूनिटी वाला, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट, ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, और उसके बाद में लिम्फोसाइट, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से मेरे भाई अगर किसी ने भी ये पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो उसको पता होगा, उसको ये बात पता होगी कि जो लिम्फोसाइट है वो आपका थर्ड लाइन, ये आपका आता है किसमें, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में। फर्स्ट लाइन में फिर आप कौन कहोगे कि फर्स्ट लाइन में क्या होता है, सेकंड लाइन में क्या होता है, थर्ड लाइन में क्या होता है। देखो मेरे भाई, भगवान ने, मैंने आपसे बताया कि भगवान ने जो भी चीज हमारी बॉडी में बनाई उसका एक पर्पज है, और वो उस पर्पज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे भगवान ने ये हमारी स्किन बनाई, ये स्किन क्यों बनाई, क्या जरूरत है, आप इस पर जो है वैसलीन लगाएं, हाँ? आप इस पर जो है बोरोलिन लगाएं, इसलिए बनाई। भगवान ने इस जो है स्किन को बनाया, ये फिजिकल बैरियर है, इससे जो है बैक्टीरिया, धूल, मिट्टी, कण, वायरस, इससे जो है हमारे शरीर के अंदर ना पहुंचे, टिश्यू में ना पहुंच पाए, इसीलिए तो बनाया इसको भगवान ने, किसको, स्किन को। ये फिजिकल बैरियर हो गया, ठीक, कैसा है, ये फिजिकल बैरियर आता है। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए स्किन की बात करो, अब ये ओपनिंग है, माउथ है, खुला है, अगर ये माउथ खुला हुआ है, इसमें तो बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है, तो भगवान ने क्या किया, म्यूकस बनाया,
क्या भैया, म्यूकस बनाया। और म्यूकस के अलावा अगर बच जा रहा है तो उन्होंने क्या बनाया, लाइसोजाइम बनाया। माउथ में क्या है, लाइसोजाइम बनाए। अब फिर कहेंगे ये नाक की ओपनिंग है, नाक में देखो बाल भगवान ने बनाए। आजकल तो ट्रेंड चल गया कटवाने का, लेकिन वो क्यों बनवाए, भगवान ने इसीलिए बनाए मेरे भाई कि धूल मिट्टी बैक्टीरिया के कण ये आपके यहीं फंस जाएं, ठीक है, और जब आपकी नाक वो जो है म्यूकस निकले तो उसी के साथ में चिपक कर बाहर हो जाए। तो ये जो आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस है, अगर इस फर्स्ट लाइन से बैक्टीरिया बच जाए, हरामखोर है बैक्टीरिया, बच जाएगा, और जब ये बैक्टीरिया बच गया अंदर चला गया, तो जब अंदर आपके आ गया तब फिर सेकेंड लाइन डिफेंस काम करता है। फर्स्ट लाइन में आपके फिजिकल बैरियर आते हैं जिसमें आपकी स्किन, बाल हो गए, ये सारी चीजें होती हैं। सेकेंड लाइन जो डिफेंस होती है उसमें ये आपकी ये काम करती हैं सेल्स न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। थर्ड लाइन पर आपका जो है डिफेंस सिस्टम काम करता है लिम्फोसाइट, ठीक है, आपका जो है थर्ड लाइन पर ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे जब हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो यहां पर सेकेंड लाइन डिफेंस क्या है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल लिखी हुई है। लिम्फोसाइट हो नहीं सकता, डी ऑप्शन इसको काट देंगे। अब इसमें से पूछा गया है किसके प्रति, अगेंस्ट पैरासाइट। पहले देखो न्यूट्रोफिल लिखा हुआ है, न्यूट्रोफिल किसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन, या फंगल इन्फेक्शन में कौन रिस्पॉन्स करता है, न्यूट्रोफिल करती हैं। फिर आती है बात बेसोफिल की, तो मेरे भाई बेसोफिल जो रिस्पॉन्स करती हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं आपकी एलर्जी में, ठीक। इओसिनोफिल जो होती हैं ये रिस्पॉन्स करती हैं किसमें, पैरासिटिक में। पैरासिटिक इन्फेक्शन में हमारी जो है इओसिनोफिल रिस्पॉन्स करती हैं। डी आप जान रहे हैं लिम्फोसाइट जो है थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। तो यहां से आप पता चल गया कि इसका सी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो इस्नोफिल होती हैं वो सेकेंड लाइन डिफेंस में जो है हमारे पैरासाइट के प्रति रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड क्लीनर, पूछा गया है रिकमेंडेड क्लीनर कौन सा है फॉर द रिमूविंग ऑल ऑयल फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आप मेरे भाई माइक्रोस्कोप पर ऑब्जेक्टिव लेंस देखते हैं, ठीक है, उसमें से अगर आपको वहां पर ऑयल लग गया है, उसको अगर आपको रिमूव करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, 70% अल्कोहल या फिर लेंस क्लीनर का, ठीक है, जाइलिन का प्रयोग करेंगे, वाटर का करेंगे, बेंजीन का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाइए, वाटर का प्रयोग करना नहीं क्योंकि ऑयल और वाटर आपस में घुलनशील नहीं है तो ये रिमूव नहीं होगा। बेंजीन भी नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये मेरे भाई हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है, और प्लस आप जानते हैं कार्सिनोजन है, ठीक। बचते हैं दो ऑप्शन, 70% अल्कोहल या फिर लेंस क्लीनर, फिर उसके बाद में जाइलिन लिखा है। तो 70% अल्कोहल जो है और लेंस क्लीनर बेस्ट है, मतलब यूज किए जाते हैं, ठीक। ये क्या है, यूज किए जाते हैं ऑयल को रिमूव करने के लिए। दूसरे नंबर पर देखो मेरे भाई क्या लिखा है, जाइलिन। जाइलिन जो होता है ये मेरे भाई पावरफुल सॉल्वेंट है। कैसा है, पावरफुल सॉल्वेंट है, जो आसानी से मेरे भाई किसको, ऑयल में मिक्स हो जाता है, ठीक है। पावरफुल सॉल्वेंट है, आसानी से जो है ऑयल को मिक्स कर लेता है और रिमूव कर देता है। तो अगर पूछा जा रहा है ऑल ऑयल, ठीक है, और ऑल ऑयल के लिए पूछा गया है तो बी ऑप्शन की ओर जा सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जाइलिन। लेकिन इसको लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं, और या फिर अगर पुराना जो है आपका माइक्रोस्कोप है, पुराना जो है हो गया है ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो उसके लिए जाइलिन को रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे अगर बात कर रहे हैं तो जाइलिन को यूज कर सकते हैं, और जाइलिन जो है जिद्दी दाग, स्टब बॉर्न अगर आपके लेंस पर दाग है उसको भी छुटा देता है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं, अब आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहीं पर। आप मेरे भाई कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, जरूर बताइएगा, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे भाई टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो भी मैंने आपको बताया, कोई वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है या वैकेंसी का फॉर्म भरना है, आपको उसी टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे भाई आपके पास 3 से 4 महीने 5 महीने हैं और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप लैब टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं कम फीस में, तो मेरे भाई आप हमारे लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको बेहतरीन तरीके से थ्योरी क्लासेस कराई जाएगी, 3 से 4-5 महीने में आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर टेस्ट सीरीज, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीजें आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी मेरे भाई। और आप देखते हैं जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे एमसीआरई हो गया, आपका बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन हो गया, इन सभी में आप देखोगे नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है। यूपी में लैब टेक्नीशियन की अगर वैकेंसी आती है उसमें भी आप
जानते हो नॉन टेक्निकल पोर्शन आएगा। और अगर दोनों चीजें आपको एक साथ पढ़नी है प्लस टेस्ट सीरीज भी देनी है, सब कुछ अगर आपको कम फीस में अच्छी जगह अच्छे तरीके से बेसिक से पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश में, तो ये बैच आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आप इसको जो है प्ले स्टोर पर जाइएगा, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करके इस बैच में ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।